जो है based on construction, based on constructions or arrangements of the words, arrangement of the words। तो इसका पहला फिगर ऑफ स्पीच कुछ ये है हमारा फर्स्ट वन, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स और बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला है हमारा इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहला है हमारा इंट्रोगेशन, जहां पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, इट इज ए क्वेश्चन विच डजंट एक्सपेक्ट एन आंसर। ओके, इंट्रोगेशन दैट मीन्स इट इज ए क्वेश्चन, it is a question which does not expect an answer। So it is a question which does not expect an answer। जैसे कि हमें पता है कि क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर भी बनता है। ठीक है, जहां पे भी क्वेश्चन आ गया वहां पे आंसर छोटा मोटा एक वर्ड में होगा या फिर 4 वर्ड में होगा। ठीक है, थैंक यू, होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इंट्रोगेशन जिसको हमने कहा है या फिर जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रोगेशन मतलब एक प्रकार का क्वेश्चन स्टेटमेंट है जो कि क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, वी आर अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन, वी आर अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस प्रकार से एक ऐसा इंट्रोगेटरी सेंटेंस, ठीक है, जो कि उसी क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है, नहीं करती है, या फिर हम उसका आंसर नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं इंट्रोगेशन या इंटरोगेशन। फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट डू you think endures? What do you think endures? What do you think endures? अब अगर सिंपल तरीके से इसको बताया जाए, endures मतलब क्या होता है, इसके अनेकों मीनिंग है endures के। endures मतलब स्ट्रेंथ, endures मतलब कॉन्फिडेंस, endures मतलब एनर्जी, पॉजिटिविटी, optimistic quality of the person, okay, the man who is having complete trust on himself or herself। ठीक है, लड़की की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार से there are many more answer to this question and that's why we are not able to answer this question in just a single word। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिनका एक सिंगल मात्र आंसर नहीं होता है या फिर हम जिनका आंसर नहीं दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, तो वो होता है हमारा इंट्रोगेशन। और साथ में वो फिगर ऑफ स्पीच जिसके एंडिंग में इंट्रोगेटरी मार्क लगता है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगता है, वो होता है हमारा इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच। Who could withstand battery so strong? लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क, मतलब ही ये हो गया हमारा इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच। देखना यही है कि सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आ रहा है,
सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब वो पक्के में इंट्रोगेशन है और इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है. देयर इजंट नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. Okay, it is not the question whether we are getting the meaning of that given sentence or not. Without getting the meaning of that sentence, without understanding, without reading, just we should have our focus on the end of that sentence, given sentence. अगर वहां पे क्वेश्चन मार्क है तो समझ लेना कि बिंदास आंखें बंद करके वो इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच ही है. Does anyone know who I am? Does anyone know who I am? Does anyone know? क्या किसी को पता है कि मैं कौन हूँ? अब मैं कौन हूँ इसके तो हजारों आंसर है. मैं एक 6 फीट वाला इंसान हूँ. मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको 2 हाथ है. मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको 2 पैर है, 2 हाथ. मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने व्हाइट शर्ट पहना हुआ है. मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मोबाइल के सामने, कैमरे के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ. हजारों आंसर है, जिसके कारण हम यहाँ पे फेल हो रहे हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को क्या आंसर है. एक्सपेक्टेड आंसर नहीं है इसका. एक्सपेक्टेड आंसर नहीं कि वन एंड ओनली देयर इज आंसर टू दिस क्वेश्चन. बिल्कुल ही ऐसा नहीं कह सकते हैं. जिस क्वेश्चन के हजारों आंसर होते हैं ऐसा होता है हमारा इंट्रोगेशन, और जिसके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क होता है वो होता है हमारा इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच. वन मोर एग्जांपल. इफ यू beat us, do we not feel pain? Last question mark. If you beat us, do we not feel pains? अगर आप मुझे मारते हो तो क्या हमें पेन नहीं होगा? अगर होगा तो हम मारेंगे नहीं. अगर नहीं होता तो क्या वो निर्जीव वस्तु है? क्या वो नॉन लिविंग है कि जिसको पेन नहीं होगा मारने के बाद भी? अब इसका एक्सपेक्ट आंसर कोई नहीं दे सकता. ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन है जो एक्सपेक्ट ही नहीं करता आंसर. एक्सपेक्ट नहीं इसलिए नहीं करता है कि ऐसे क्वेश्चन के हजारों आंसर होते, हजार. इसके दोनों तरीके के आंसर, पेन होता भी है, पेन नहीं भी होता है. अब कौन सा एग्जैक्टली मुझे बोलना चाहिए ये मुझे नहीं समझ में आता, और ना किसी और को समझ में आता है कि मैं क्या बोलूं इसके बारे में. एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच. एक्सक्लेमेशन इट मीन्स इसके एंडिंग में या फिर जिस सेंटेंस में, जिस किसी गिवन सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, it is our exclamation figure of speech. It is our exclamation figure of speech. It is used to draw greater attention to point. So it means this one figure of speech is used to draw greater attention to point. मतलब जो भी मुझे कहना है उस चीज के तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान खींचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करना है, और साथ में लंबे समय तक उनका जो अटेंशन है मेरे कहने के तरफ होना चाहिए, मेरे वर्ड्स, मेरे सेंटेंसेस के तरफ होना चाहिए. इसीलिए ओके, टू मेक माय सेंटेंसेस वेरी इफेक्टिव एंड कैची, which holds the attention, which holds or which has the capacity to hold the minds of listener or the readers, I use exclamation, this figure of speech in my language. Okay, so first one, example, first exclamation. Oh God. Oh God. Exclamation.
miserable I am. Fourth example. What a lovely landscape it is. What a lovely landscape it is. How miserable I am. Oh, what a pity. Oh God. तो इस प्रकार से ये आएगा. You can write. There are two different types of O. Just a single O, and next one is OH. Either are used in different types of sentences. So don't worry about is climax. Words are arranged. Words are arranged in the ascending order of importance. Ascending order of importance. Ascending order, not saying descending order. Ascending order में जैसे ही हमारे normal sentences हम structure करते हैं, in ascending order same structure is also followed here in this figure of speech, that is our climax, and those words are put there, are arranged there in the sentences according to the importance given to that single words. ठीक है, so words are arranged in ascending order of its importance. Let's see example. I smile. I laugh. I roar. So this is climax. I smile, then I laugh, and then I roar. तो सबसे पहले हल्की सी स्माइल आती है चेहरे के ऊपर. धीरे 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 वो स्माइल जो है लॉफिंग का रंग रूप ले लेती है, आकार ले लेती है. मतलब जो धीरे धीरे हम स्माइल करते हैं, हल्की हल्की जो स्माइल होती है चेहरे के ऊपर, वो कुछ समय के बाद जोर जोर से ठहाका लगा के हमारा हंसना शुरू हो जाता है. दैट इज लॉफिंग. और फिर से उसका आवाज इतना बढ़ जाता है कि छत हिलने लगती है, अड़ोस पड़ोस वाले सारे देखने के लिए आ जाते हैं. दैट इज द रोरिंग. रोरिंग ऑफ lion, roaring of tiger, roaring of cheetahs. Is it? तो पहले स्टेप कौन सी होती है? स्माइल की, देन लॉफिंग की, एंड देन थर्ड वन रोरिंग की. तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस असेंडिंग ऑर्डर में हमने इस वर्ड्स का यूज किया है. सबसे पहले स्माइल लिया है, फिर लॉफिंग लिया है, दैट मींस लॉफ लिया है, और थर्ड वन जो है रोअर लिया है. इज इट? हाँ, चलो सेकंड एग्जांपल. So she came. Let's understand this one sentence. How the words are arranged in this sentence in the ascending order as well as according to their importance given. She came, she saw, she won. So participants जो है वो लड़की जो है ना एक प्लेयर है, स्पोर्ट पर्सन है. सबसे पहले वो एंटर करती आती है, फिर वो ऑब्जर्व करती है कि बाकी प्लेयर किस प्रकार से खेल रहे हैं. ऑब्जर्वेशन के करने के बाद वो खुद होकर उस कंपटीशन में हिस्सा लेती है एंड शी वॉन दैट टाइटल ऑफ द विनर. ठीक है, हम जाएंगे नहीं तो ऑब्जर्वेशन होगा नहीं, और जब तक ऑब्जर्वेशन होगा तब तक हम सामने वाले को डिफीट नहीं कर सकते. सामने वाले को, अपने अपोनेंट्स को, अपने एनिमीज को डिफीट करना है तो कुछ मैचेस जो होते हैं उसने खेले हुए उसका डीपली स्टडी करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि उसका वीक पॉइंट कौन सा है, और उस वीक पॉइंट के ऊपर हमें फोकस करके उस सामने वाले को हराना पड़ता है, तभी जाकर we will be declared as a winner in that match. So
शी केम, पहले वो आई, उसने देखा, चारों तरफ का नजारा ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद होकर उसने दावा बोल दिया, अटैक कर दिया। तो शी केम, शी सॉ एंड देन शी वोन। इंपॉर्टेंस असेंडिंग ऑर्डर। थर्ड एग्जांपल, he lost his clothes, his fortune and his family fire accident. So he lost his clothes, his fortune and his family in a fire accident. In a fire accident. अगर आग लग जाती है मानो घर को, तो हम जलेंगे कि पहले कपड़े जलेंगे? आपको सबसे पहले तो कपड़े जलेंगे। कपड़े जलने के बाद हमारी तकदीर, फॉर्चून मतलब जो भी कुछ पैसा पानी जमा करके था, ओके, फॉर्चून, जो भी पैसा पानी था घर में, लग गई उसको आग, और फिर बाद में पता चला कि आई लॉस्ट माई फैमिली ऑल्सो इन दैट फायर। The streets clear, the streets clear, the house fill, the house fill, the house fill, and then the noises gather. Noises gather. The noises gather. Streets clear हो गए, मतलब सारे लोग जो है ना अपने अपने काम धंधे से वापस घर चले गए, मतलब रास्ते खुले हो गए, क्लियर हो गए, लेकिन घर भर गए ना। हम लोग अपने घर में चले गए वापस, अपने काम धंधे से, अपने जॉब से, अपने ऑफिस से, रिटर्न बैक टू अवर होम, अपनी फैमिली, ठीक है, बैक टू पवेलियन। और जैसे ही घर में चले गए, क्या हो गया? द नॉइज गैदर, नॉइजेस गैदर, घर में चिल्लम चिल्ला शुरू हो गया, बच्चों का बोलना, हस्बैंड वाइफ का, मतलब हर एक घर से जो है ना लोगों के बातचीत का, कम्युनिकेशन का, बोलने का आवाज आने लगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले रास्ता क्लियर हो गया, फिर लोगों के घर भर गए, मतलब लोग सारे जो अपने अपने घरों में चले गए, और फिर जो है ना घरों से आवाज आने लगा। एंटी क्लाइमेक्स, words are arranged in the descending order of importance. So words are arranged in the descending order of importance. इसके पहले जो क्लाइमेक्स था उसमें हमने देखा कि words are arranged in ascending order of its importance, ascending order of importance, लेकिन इसमें क्या है? Words are arranged in descending order of importance, मतलब उलट फेर स्ट्रक्चर रहेगा ऑफ द सेंटेंस। जो लास्ट में आया वो पहले आएगा, जो पहले आया था वो लास्ट में जाएगा। I roar, I laugh, I smile. I roar, I laugh, I smile. इसके पहले जो हमने लिया था क्लाइमेक्स था, वो क्लाइमेक्स में हमने क्या किया था? इस सेंटेंस को इस प्रकार से अरेंज किया था, I smile, I laugh, I roar। लेकिन यहाँ पे क्या है? I roar, I laugh, I smile। तो इस प्रकार से क्लाइमेक्स में इनका जो अरेंजमेंट रहेगा, यहाँ से रहेगा ये पहला वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, और एंटी क्लाइमेक्स करने की वजह से उसके अपोजिट हमने स्ट्रक्चर किया है, I roar, I laugh, I smile। तो इस प्रकार से अपोजिट, मतलब ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। शी वोन
असेंडिंग ऑर्डर में वर्ड्स का सीक्वेंस कर लिया था हमने कि लॉस्ट इज फैमिली इज फॉर्च्यून इज क्लॉज in the fire accident तो इस प्रकार से जो है हमने सेंटेंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सेंटेंस को वर्ड्स को पुट किया है। ये हो गया हमारा एंटी क्लाइमैक्स। इट इज एन ओवरस्टेटमेंट इट इज एन ओवरस्टेटमेंट। जैसे कि मैं अपने प्यार के खातिर जो है ना चांद तारे तोड के लावूंगा। बाबाजीची प्रॉपर्टी होय दखनिया तिथे ठेवली होती जमा। आजी मेल्यावर आमच्या आजीने ठेवलं होतं माया नातू आणि मग जी आहे त्याच्या बायकोसाठी त्याच्या गर्लफ्रेंडसाठी तिथून तोडून आलेल। हो कुपाचे कारले होय टोपली घेऊन गेला ना तोडून आणलं। I shared millions buckets of tears। आपली आई आपल्याला म्हणते जास्त रडू नको म्हणते नदीले पूर येऊन जाईल म्हणते। जास्त रडू नको म्हणते नदीले पूर येऊन जाईल म्हणे। समुद्राला भरती येऊन जाईल म्हणे। कमी रड म्हणते आता असं एवढं कोण रडते? एवढं कोण रडून राहिला? कोणाची ताकद आहे भाऊ? का पाणी पिऊन राहिला का बे तू? नुसतं पाणी का भात बीत खाते का नाही? नुसतं रडून राहिला एवढा महापूर येऊन राहिला। तर ये जो सेंटेन्स है ये होगा हमारा हायपरबोल। अवकातीच्या बाहेरचं बोलणे म्हणजेच हायपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। He is as skinny as toothpick। Goes faster than the speed of light। This car goes faster than the speed of light। अरे दुनिया में सबसे फास्टेस्ट अगर कोई चीज है that is one and only the speed of light। सबसे तेज भागने वाली होती है चीज light। This car goes faster than the speed of light। अबे वही तो फास्टेस्ट है। लाइट ही तो फास्ट भागता है। फास्टेस्ट उसी का स्पीड है। ठीक है दूसरा कोई उससे तेज नहीं भाग सकता। लेकिन ये कहता है हलवत्या की मेरी गाडी जो आहे ससुरने दी हुई बरोबर आहे त्याच्यामध्ये पेट्रोल नाही काहीतरी वेगळंच टाकत असतील म्हणून ते फास्टर घूमते आहे फास्टेस्ट। सो हिज कार गोज फास्टर दॅन द स्पीड ऑफ लाइट। तो हाइपरबोल है। यह हाइपरबोल है। गजब बेइज्जती कर रहा है वो गाड़ी की। गजब बेइज्जती। I love thy till the river jumps। बहुत ही मजेदार सेंटेंस है। till the river jumps over the mountain over the mountain till
oceans go dry. Oceans go dry. I will love thy, that means thy means you. Okay, I will love you till the river jumps over the mountain. अबे पॅन्टेली पकडून ठेवणं बोमलाच्या अगोदर. till the river jumps over the mountain. त्याच्या समोरचा लय खतरनाक आहे. till oceans go dry. till oceans go dry. इतना मैं प्यार करूंगा माय दिलरुबा. त्याच्यासाठीच भोंगारिया तुझा जन्म झाला का बे? चला, आय विल लव दाय, आय विल लव यू till the river jumps over the mountain. over the mountain. हिच्या मामाची पोरगीच होय ते. हो, over the mountain till ocean go dry. तो ये जो सेंटेंस है ये चाहेगा हमारे हाइपरबोल का. ऐसे होता है हमारा बड़ा सा सुंदर सा विचित्र प्राणी है ये हाइपरबोल. इफिटेट, ट्रांसफर्ड इफिटेट मतलब कोई तो भी चीज है जो कि ट्रांसफर किया जा रहा है या फिर ट्रांसफर इसका हो रहा है. किसका? ट्रांसफर्ड इफिटेट. इसका ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं. ऐसा जिस सेंटेंस में दिख रहा है वो हो जाएगा हमारा इफिटेट ट्रांसफर्ड. सॉरी, ट्रांसफर्ड इफिटेट. नाउ व्हाट इज मीन बाय इफिटेट? इफिटेट मीन्स एडजेक्टिव. इफिटेट मीन्स व्हाट? एडजेक्टिव. Ifitate means adjective. Ifitate means adjective. So हम adjective को ट्रांसफर कर रहे हैं. Adjective. Adjective, that means ifitate. Adjective is transferred from one thing to the another thing. So adjective is transferred from one thing to the another thing. Sleepless nights. 3 sleepless nights I passed. So 3 sleepless nights I passed. मतलब ही मैं 3 रात सोया नहीं हूँ. ठीक है. 3 sleepless nights. जब हम सोते हैं that is sleep nights. और हमने सोए ही नहीं. ठीक है. मैं सोया ही नहीं. कितने रातों तक? 3 रातों तक. मतलब 3 रात मैं बिल्कुल ही सोया नहीं हूँ. That means 3 sleepless nights I passed. ये है sleepless हमारा adjective. ठीक है. ये है हमारा adjectives. So adjective is transfer from one thing to the another thing. One thing to the another thing का मतलब ही जो है ये जो है इसके लिए हमने adjective यूज किया है sleepless. इसके लिए 3 sleepless nights. अब nights ऐसी कौन सी लिविंग क्रिएचर है जो कि सोती है या फिर सोती नहीं है? नाइट को नहीं कहा मैंने sleepless. मैं 3 रात तक जागते रहा हूं. मैंने जागने का काम किया. मैं सोया ही नहीं. इसका मतलब वो एडजेक्टिव. I am that person who is sleepless. एडजेक्टिव मेरे लिए यूज होना चाहिए लेकिन मैंने मेरे लिए एडजेक्टिव यूज नहीं किया. मैंने किसके लिए? I use that adjective for this word nights.
3 sleepless nights I pass. नहीं सोया नहीं कि रात नहीं सोई, मैं नहीं सोया था कि रात नहीं सोई, रात नहीं सोई, ऐसा हो ही नहीं सकता। रात होती है सोने के लिए ना, बराबर। रात खुद जो है, रात के साथ समय, इट इज ए टाइम जो हम सभी को सुलाने के लिए आती है। I in the sunlight silence. So in the sunlight silence का है, sunlight silence। देखिए, so silence के, silence को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड है ये है हमारा sunlight। ओके, ये एडजेक्टिव है हमारा, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है। सो कहा गया है high in the sunlight silence, it means we are talking about pin drop silence, pin drop atmosphere, atmosphere which is free from all kinds of noise, all kinds of sounds। तो ऐसे एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन we didn't use that word, we didn't use that word atmosphere in here, ठीक है। हमने सनलाइट साइलेंस का यूज किया है। सनलाइट ये है हमारा एडजेक्टिव जो कि साइलेंस इस वर्ड को क्वालिफाई करता है। तो इस सेंटेंस से हम किसके बारे में बोल रहे हैं? पिन ड्रॉप साइलेंस की बात कर रहे हैं। साइलेंस एटमॉस्फेयर, किसी भी प्रकार का आवाज नहीं आ रहा है, इस प्रकार का जो एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर को हम कहेंगे सनलाइट साइलेंस। जो सनलाइट है ये साइलेंस के लिए यूज ना करते हुए, या फिर इसका जो मीनिंग है, इसका जो रिलेशन है, ये साइलेंस के साथ ना लगाते हुए हमें इस एडजेक्टिव का जो रिलेशन है एटमॉस्फेयर के साथ लगाना है। ठीक, TOUT, टोटो लॉजी, टोटोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है? सिमिलर words are used to indicate different meanings, that is tautology। okay, words, डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग प्रकार के वर्ड्स हम यूज करेंगे, लेकिन उन सभी वर्ड्स का मीनिंग एक जैसे ही होगा, ऑफ द सिमिलर मीनिंग। ओके, ऑफ द सिमिलर meanings are brought together। So different words of similar meanings are brought together। He rejoiced at the happy night। happy night। So यहाँ पे two different words are used indicating the similar meaning, indicating the same meaning। rejoiced and happy, rejoiced and happy, these are the two different words, but both these words are having the same meaning। rejoiced means enjoy करना या फिर happy होना, and happy मतलब ही, तो दोनों का अर्थ है खुश रहना, खुश होना। Don't admit pains and suffering before others।
डोंट एडमिट पेन्स एंड सफरिंग्स बिफोर अदर्स। बिफोर अदर्स, दूसरों के सामने अपने लफड़े नहीं बताने का, अपना दुख दर्द अपने लिए लिमिटेड रखो। डोंट शेयर दोज थिंग्स, दैट मीन्स दोज योर्स पेन एंड सफरिंग विथ अदर्स टू अदर्स। खैर, अपने को कुछ लेन देन नहीं उसका, लेन देन है इसका। डोंट एडमिट पेन्स एंड सफरिंग, पेन इज डिफरेंट एंड सफरिंग इज डिफरेंट, but both the words are having the same meaning। दोनों का अर्थ एक ही है। पेन मतलब भी तकलीफ होती है और सफरिंग मतलब भी तकलीफ होता है। रिच एंड wealthy should, the rich and wealthy should pay taxes, should pay taxes। The rich and wealthy should pay taxes। So rich means अमीर पैसे वाला and wealthy means also पैसे वाला। दोनों अर्थ एक जैसे है, बस यूज ऑफ वर्ड्स अलग अलग है। रिच वेल्दी दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों मतलब पैसे वाले, लखपति, अरबपति लोग, श्रीमंत लोग। ठीक, इस प्रकार से दो डिफरेंट वर्ड्स का यूज किया जाता है, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो एक जैसे ही होता है, तो उसको हम कहते हैं टॉटोलॉजी। Inversion, so words are arranged, words are arranged in improper order। improper order, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं, इम्प्रॉपर ऑर्डर में अगर वर्ड्स अरेंज किए गए हैं उल्टा सीधा, पूरा का पूरा पजल, संभालते बैठो। ठीक है, तो ऐसा अगर वर्ड्स का इम्प्रॉपर अरेंजमेंट है, ऑर्डर है, तो वो हो जाएगा हमारा इन्वर्शन। ठीक है, इन्वर्शन। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, शॉक्ड, शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज। इम्प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर कैसे रहेगा? आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमने क्या लिखा है? उल्टा सीधा लिख दिया है, जैसे नर्सरी के बच्चे उल्टे सीधे लिख देते हैं। ठीक है, तो शॉक्ड आई वॉज है इम्प्रॉपर ऑर्डर। सेकंड एग्जांपल, टुमारो विल कम दी डिसीजन, tomorrow will come the decision, tomorrow will come the decision ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इम्प्रॉपर ऑर्डर है, उल्टा सीधा है। ओके, ऑर्डर कैसे होना चाहिए? the decision will come tomorrow ऐसे होना चाहिए, लेकिन लिखा कैसे? tomorrow will come the decision, तो उल्टा पुल्टा है, इम्प्रॉपर ऑर्डर है। पढ़ने से समझ में आता है, नहीं समझ में आएगा, ऐसा उल्टा सीधा लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। टुमारो विल कम दी डिसीजन बोलेंगे, ये गलत गुलत लिखा है, इसको जीरो मार्क्स दे दो, निकाल कर फेंक दे। लेकिन नहीं टीचर जी, आपको क्या नॉलेज है फिगर ऑफ स्पीच का? पहले सीख, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर, यूट्यूब सर्च कर VS इंग्लिश एकेडमी का, वहां पे फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट्स अपलोडेड है, जरा सा सीख, उसके बाद बच्चे को बोल कि बच्चा ये तेरा सेंटेंस जो है गलत है, समझे? चलो सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, तब जाके लोग सीखेंगे। थर्ड वाला सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा चल रहा है? इन्वर्जन चल रहा है, अच्छी बात है। हाउ अमेजिंग, हाउ अमेजिंग दिस इज, हाउ अमेजिंग दिस इज, हाउ अमेजिंग दिस इज, ये प्रॉपर ऑर्डर है, तो कैसे होना चाहिए? तो सॉरी, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, नहीं तो ये एक्सक्लेमेशन में जाएगा। हाउ अमेजिंग दिस इज कैसे होना चाहिए? दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमने क्या लिखा? हाउ अमेजिंग दिस इज इम्प्रॉपर ऑर्डर ऑफ दी वर्ड्स, इसलिए हो गया हमारा इन्वर्जन।